हेलो मेरे सी एंटर के दोस्तों। तो आज अपन अपने ऑडिट रेक्टिफिकेशन बेच के सेकंड लास्ट चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, दैट इज ऑडिट ऑफ बैंक। दैट इज चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले वैसे तो मैं हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, पर अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो मैं वापस बता देता हूँ। अपनी जो रेक्टिफिकेशन रिवीजन सीरीज चल रही है, इसके अंदर अपन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं। मतलब पूरा जिस चीज से आपको मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिशन आएगी, रैंक आएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गए, वो चीज पे ध्यान रख रहे हैं। दैट इज फॉर ऑडिट इज रेक्टिफिकेशन ओनली। मीन्स मैं आपको मेन पूरा ध्यान रखाऊंगा रेक्टिफिकेशन पे कि रटना कैसे, मतलब रटाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस वीडियो में इस साथ बने रहिए, क्योंकि जब तक आप आईसीआई को एग्जैक्ट कीवर्ड, एग्जैक्ट हेडिंग नहीं दोगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब आईसीआई का कुछ नहीं कर सकते, गलत है, पर इसलिए ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। और रही बात समझने की, सॉरी, समझना तो आपको है ही, समझने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट ऑडिट को समझना कंपैरेटिवली, सीए इंटर में ऑडिट को समझना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। आप खुद पढ़ के उसको इंग्लिश टू हिंदी करके नॉर्मल समझ सकते हो, समझना बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं आशा कर रहा हूं कि आप समझ खुद लोगे एक बार। समझने के बाद या फिर आप पहले भी ये देखो, तो रटना वाला जो इश्यू है मैं केवल वो सोल्व करूंगा अभी, क्योंकि अपने पास टाइम की अभी कमी है। तो मैं केवल अभी एग्जाम ओरिएंटेड दूंगा, समझाने पे ज्यादा फोकस नहीं देने वाला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 12, ऑडिट ऑफ बैंक। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। सबसे पहले बैंक ऑडिट, नॉर्मल तुमको पता है ना, मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। बैंक ऑडिट, बैंक्स जो होते हैं वो बैंक की ऑडिट करना। बैंक के अंदर जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस की अलग ऑडिट होती है। अंदर छोटी 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 जो ब्रांचेस होती है, अपनी गली के आसपास ब्रांचेस है, अपनी सिटी के अंदर ब्रांचेस है, वो ब्रांच ऑडिट होती है। ब्रांच ऑडिट में कॉन्करेंट ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है। ये सब चीजें मैं भी आपको नहीं समझाऊंगा, ये सब चीजें मेरे को आशा है कि आपको पहले ही आती होगी। अपन एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे। सो सबसे पहले जो बैंक की अपेक्स बॉडी है, या फिर इजी लैंग्वेज में बोले जो बैंक का बापूजी है, बैंक का बापूजी, वो है आरबीआई। सो आरबीआई की क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आरबीआई के? सी वैसे तो ये तुमने, अगर तुमको याद हो तो तुम बचपन में पढ़ चुके हो, 11th या 12th क्लास में इकोनॉमिक्स के अंदर जो अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, उसके अंदर तुम पढ़ चुके हो। और बचपन का पढ़ा हुआ तो अपन तो कल का पढ़ा हुआ भूल जाते, बचपन का पढ़ा हुआ तो कब कहीं भूल जाओगे, कोई बात नहीं, चलो। सो इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई का होता है कुछ नहीं, आरसीबी। इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरसीबी, रेगुलेटर करेंसी बैंकर, 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 रेगुलेटर करेंसी बैंकर। जो एक आरबीआई है वो रेगुलेटर है। जितने भी छोटे छोटे बैंक है, या कोई भी नया बैंक आएगा, पुराना बैंक है, उसको रेगुलेट कौन करेगा? उसको रेगुलेट, उस पर लॉ एंड कंप्लायंस कौन लगाएगा? उसको सर्कुलर कौन देगा? वो सब पूरा रेगुलेशन संभालेगा, आरबीआई संभालेगा। आरसीसी से करेंसी, करेंसी रिलेटेड, करेंसी को इशू करना और करेंसी को रेगुलेट करना, ये काम भी आरबीआई का है। आरसीबी, बी से बैंकर, ये बैंकर है जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ना, इनको जब कभी भी फंड की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई ही इनको लोन देती है, आरबीआई इनको फंड करती है। तो जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन आरबीआई के, दैट इज आरसीबी। सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स से तीनों फंक्शन है, रेगुलेटर, करेंसी और बैंकर, रेगुलेटर, करेंसी और बैंकर, रेगुलेटर, करेंसी और बैंकर। टाइप ऑफ बैंक, बैंक के अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। वैसे सही बात बताऊं तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, तुम पहले जानते हो, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल बैंक, बहुत नॉर्मल चीजें, मतलब कॉमन सेंस वाली। फिर भी अब तुमको एक बार एग्जैक्ट आंसर चाहिए आईसीआई के लिए, तो अपन इसलिए याद करेंगे इसको। टाइप ऑफ बैंक, बैंक के कौन कौन से टाइप होते हैं तुमको पता है? एक नॉलेज वाली बात, स्टारबक्स जो है ना, स्टारबक्स एक बैंक है। तुमको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, स्टारबक्स एक बैंक है। अब ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक वगैरह नहीं है, तुम चाहो तो इसको गूगल कर लेना। स्टारबक्स जो कॉफी वाला है, हाँ भाई वही कॉफी वाला, कॉफी वाला ही, जहाँ पे तुम कॉफी पीते हो, वही महंगा वाला, अमीरों वाला स्टारबक्स जो है ना, वो बैंक के एक, सही बात तो ये तुम गूगल कर लेना, वो बैंक है असली के अंदर। तो अब स्टारबक्स का एक, अब तुम ये, तुमको जान के आधे लोगों को शौक लगा होगा, स्टारबक्स बैंक है, मतलब इतने तरह तरह के अजीब अजीब बैंक होते हैं। टाइप्स, टाइप्स में स्टारबक्स आते हैं। स्टारबक्स का कॉम्पिटिटर कौन है? टाइप्स में तुमको जाना क्या ना, क्या स्टारबक्स तक आता है, ऐसा टाइप भी होता है बैंक का। तो स्टारबक्स का कॉम्पिटिटर कौन है? सीसीडी, कैफे कॉफी डे। सीसीडी, कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो सीसीडी, तो अब भाई स्टारबक्स भी कॉम्पिटिटर, स्टारबक्स बैंक के अगर सीसीडी भी बैंक होता तो दोनों की पार्टनरशिप होती। अगर सीसीडी भी बैंक हो जाता, टाइप ऑफ बैंक में तुमको दिमाग में आएगा कि स्टारबक्स जैसे टाइप भी होते हैं बैंक के। अब तुमको देखना है कि स्टारबक्स अगर बैंक है, उसका कॉम्पिटिटर अगर सीसीडी भी बैंक होता, तो दोनों की पार्टनरशिप होती और दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बहुत ही लंबी, बिल्कुल गंदी सी तुमको ट्रिक लग रही होगी, बट यही ट्रिक एग्जाम में तुमको याद आनी है। बाकी जैसी ट्रिक याद नहीं आएगी, तुमको निमोनिक्स तो
तो दे रहा हूं मैं, पर निमोनिक्स कैसे रिलेट करने टॉपिक के साथ ना, निमोनिक पता ही नहीं पड़ेगा ना कौन सा निमोनिक कौन से टॉपिक का है, इसीलिए ये मैं तुमको बना के दे रहा हूँ। टाइप ऑफ बैंक, स्टारबक्स एक टाइप का बैंक है, इस टाइप का बैंक है, तो अगर सीसीडी उसका कॉम्पिटिटर भी अगर बैंक होता, दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती और दोनों पीएसआर के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो सीसीडी पीएसआर, सीसीडी पीएसआर। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक। सीसीडी कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। फिर सीसीडी पीएसआर, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक। तुमने सुना होगा इसका पेटीएम पेमेंट बैंक, पीटी, पेटीएम पेमेंट बैंक तुमने सुना होगा। सो सीसीडी कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, मेरे साथ बोलो भाई, इसे याद ना होना वरना। कॉमर्शियल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, पीएसआर, पेमेंट स्मॉल रीजनल रूरल, पेमेंट स्मॉल रीजनल रूरल, पेमेंट स्मॉल रीजनल रूरल। ठीक है, चलो नीचे। एंगेजमेंट टीम जो है बैंक की ऑडिट करने के पहले जो एंगेजमेंट टीम होती है मेरी, अगर मैं ऑडिटर हूं तो मेरी एक टीम होगी, वो एंगेजमेंट टीम कहलाएगी। वो एंगेजमेंट टीम कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे बैंक के बारे में, ऑडिट शुरू करने के पहले पहले हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो वो डिस्कस क्यों करेंगे, ताकि हम पहले डिस्कशन कर लेंगे ऑडिट के पहले ही, ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। जिसको पता हो कि कोई सीनियर बंदा है जो बार बार सालों से बैंक की ऑडिट कर रहा है, वो पहले समझा देगा यहाँ पे ये इंटरनल कंट्रोल, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे ये ऑडिट प्रोसेस लगाने, वो सब चीजें, तो ये सब चीजें वो पहले ही समझा देगा, डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन क्यों होगा, डिस्कशन प्रोवाइड फॉर, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों एक तरीके से डिस्कशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस बंदे होंगे ना, वो पहले ही बता देंगे यहाँ पे रिस्क हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने। जो भी एक्सपीरियंस बंदे होंगे हमारी टीम के अंदर, बहुत से सीनियर होंगे, हमारा पार्टनर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, वो पहले बता देंगे कि जो भी एक्सपीरियंस बंदे होंगे ना, वो पहले बता देंगे कि यहाँ पे रिस्क हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने। ठीक है ना, पहले एक्सपीरियंस बंदे होंगे, वो बता देंगे यहाँ पे ऐसी ऐसी रिस्क हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। जो भी एक्सपीरियंस बंदे होंगे, मोर एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम पीपल, वो बता देंगे यहाँ पे रिस्क हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे प्रोसीजर लगाने हैं। अब इसका मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर शेयर देयर इनसाइट, उनके इनसाइट शेयर करेंगे इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में, और एक्सचेंज करेंगे आपस में इन्फॉर्मेशन की कहाँ पे बिजनेस रिस्क हो सकती है, मतलब बैंक की रिस्क कहाँ हो सकती है। और वो ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा प्रोसीजर लगाना है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है, 2 ही ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, तुमको पता होगा। रैप फैब जो फाइनल, टीओसी टीओडी, अभी चलो ठीक है मैं भी नहीं समझाऊंगा। टीओसी सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव के अंदर रैप फैप वाले टीओडी। अब पर इसके अंदर जो होते हैं, तो अब उसके अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कब कौन से कहाँ पे लगाने, उनका नेचर, टाइमिंग, एक्शन कितना रखना है, वो सब तो एक्सपीरियंस बंदे होंगे पहले बता देंगे या रिस्क हो सकती है, तो या पे ऐसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। और इससे किस किस मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस किस मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, वो जो सीनियर बंदा होगा ना, वो पहले ही बता देगा कि तुमको भाई, शायद छोटे छोटे टीम मेंबर बता देगा, नए नए आर्टिकल आए होंगे अपने जैसे, तो नए नए आर्टिकल्स को बता देगा कि भाई तुम अभी नए नए आए हो, अभी तुमको पता नहीं है ये बैंक बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है, तो तुमको हर जगह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है, हर जगह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है, और ताकि हर जगह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है, ताकि तुम रिस्पांस दे सको। एरर, फ्रॉड, रोमम, किसी को भी एरर, फ्रॉड, रोमम तीनों एक जैसी वर्ड ही ना, सिमिलर सिमिलर टाइप वर्ड, सिमिलर नहीं है बट सिमिलर टाइप ही है ना। एरर, एरर, फ्रॉड, रोमम, एरर मतलब रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एरर, फ्रॉड, रोमम, एरर, फ्रॉड, रोमम। सो अपन को हर जगह बोलेगा, हर जगह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना, ताकि तुम रिस्पांस दे सको एरर, फ्रॉड, रोमम को, एरर, फ्रॉड, रोमम को। हर जगह प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना ताकि तुम रिस्पांस दे सको एरर, फ्रॉड, रोमम को, एरर, फ्रॉड, रोमम को। वो पहले बता देंगे मेंटेन रखना पड़ेगा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, और ऑडिट रिस्पांस कैसे देना है, रोमम को मतलब रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट को। एरर वो पहले बताएंगे, वो डिस्कशन में बताएंगे कि पहले ये फ्रॉड एरर आइडेंटिफाई हुए थे, तो हो सकता है ये वाले एरर वापस हुए, मतलब लाइकली टू अकर ये एरर हुए थे, या फिर ये एरर लाइकली टू अकर है, वो सीनियर मेंबर अपन को पहले ही बता देंगे। और कौन कौन से मेथड होते हैं फ्रॉड के, कैसे कैसे पकड़ना है, वो सब चीजें बताएंगे। और कोई भी अदर कंडीशन जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट बताती है, अलर्ट करती है, वो उन चीजों के बारे में। ठीक है, तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है, ताकि अपन रिस्पांस दे सके, एरर, फ्रॉड, रोमम को। मटेरियल मिस स्टेटमेंट के 2 पॉइंट होंगे, इसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट और ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यहाँ पे तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो रहा है एक तरीके से, और यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपन। ठीक है, चलो नीचे। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन ए बैंक जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। अगर बैंक है, बैंक के अंदर ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा, इंटरनल कंट्रोल को लगाना पड़ेगा। मतलब इंटरनल कंट्रोल एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की, बैंक के अंदर कोई भी रिस्क हो, बिजनेस रिस्क हो, कंप्लायंस रिस्क हो, फ्रॉड रिस्क हो, उनको मैनेज करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाना पड़ेगा बैंक के अंदर। तो जो बैंक के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम,
तो बैंक के अंदर अपन जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लगाएंगे उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए कि ये चीजें तो होनी ही चाहिए कम से कम। तो अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने बताया था इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी सॉरी, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी इंटरनल कंट्रोल जैसा ही तो है। तो इंटरनल कंट्रोल के भी तो 5 कंपोनेंट होते हैं, तुमको मैंने याद कराए थे पहले अगर तुमने पुरानी वीडियोस देखी हो तो। सॉरी, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट। माइक्रा मैंने तुमको याद कराया था, MICRA, माइक्रा। माइक्रा मैंने तुमको याद कराया था, माइक्रा। माइक्रा याद कराया था, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट माइक्रा। माइक्रा इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट माइक्रा। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट माइक्रा। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट क्या होते हैं? माइक्रा, माइक्रा, माइक्रा। MICRA, MICRA, MICRA। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट MICRA, MICRA। इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट माइक्रा, माइक्रा, MICRA, MICRA। तो ये मैंने तुमको याद कराया था, सेम वो के वही है इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट। M से मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होता था, ये वही है। I से इंफॉर्मेशन सिस्टम होता था, ये वो का वही है। C से कंट्रोल इन्वायरमेंट होता था, C से क्या होता था? कंट्रोल इन्वायरमेंट। पर कंट्रोल इन्वायरमेंट का मैंने मतलब तुमको समझाया था, oversight and oversight and oversight by the TCWG and participation by the TCWG, और ये सारा कंट्रोल इन्वायरमेंट में होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी वही है, ओवरसाइड एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG, ओवरसाइड इन्वॉल्वमेंट TCWG। तो कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट का नाम बदल के उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। आर से मैंने तुमको समझाया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या होता है? रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेस करना। तो यहाँ पे सेम वही, हल्का सा नाम बदला है, रिस्क वही है, पर रिस्क को आइडेंटिफाई असेस करने को पहले नाम देखा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अभी दे दिया आइडेंटिफिकेशन मेजर एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। ये वो की वही चीज है। ए से सेम वही कंट्रोल एक्टिविटीज, ए वाला एक्टिविटीज जो मैं तुमको बताया था, ठीक है। तो एम से मॉनिटरिंग, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट की जगह यहाँ पे दे दिया ओवरसाइड एंड पार्टिसिपेशन बाय TCWG। एंड उसके बाद MICR, आर से अपने वहां पे था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यहाँ पे दे दिया आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ए से कंट्रोल एक्टिविटीज, ए से एक्टिविटीज वाला यहाँ पे सेम है। रिवर्सल ऑफ इनकम तुम जानते हो, एनपी हो जाता है अगर 90 डेज तक अपन को कोई भी इनकम वगैरह नहीं मिलती, 90 डेज वाला तुमको ग्रुप पता होगा, तो यहाँ पे एनपी हो जाता है। तो अगर एनपीए अपने पहले कोई अक्रूड बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करके इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कर रखा है तो वो एनपी हो गया, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको वापस रिवर्स करो। क्योंकि एनपीए के केस के अंदर ऐसा होता है, जब तक इनकम रियलाइज नहीं हो, जनरली तो अपन यही करते हैं, इंटरेस्ट हर महीने का महीने अक्रूड हो गया तो अपन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, चाहे रिसीव हो नहीं हो, अक्रूड बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बट अगर एनपी हो गया तो एनपीए केस में जब तक रियलाइज ना हो तब तक आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना। इवन ये गवर्नमेंट गारंटीड है, एडवांस में भी ये लगेगा, अगर कोई एडवांस गवर्नमेंट गारंटीड है, अगर वो भी एनपीए हो गया, क्लास एनपीए हो गया, तो उसके अंदर भी आपको इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी। बट एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एडवांस के लिए गारंटी दी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी एडवांस के लिए गारंटी दी होती है, तो उस पर एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म नहीं लगता। मतलब चाहे 90 डेज से ज्यादा ओवरफिकेशन, 90 डेज के ज्यादा ओवरड्यू भी क्यों नहीं हो गया हो, तो भी उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, नॉट स्टेट गवर्नमेंट गारंटी, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी के केस में नहीं, एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे। पर इंटरेस्ट तो भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट जब तक रियलाइज होगा तभी करेंगे। एनपीए क्लासिफिकेशन का रूल नहीं लगेगा, पर इंटरेस्ट वाला तो सेम रूल लगेगा। एनपीए के अंदर, एनपीए जो एग्रीकल्चर एनपीए के लिए अंदर होता है, सॉरी एग्रीकल्चर में जो एनपीए होता है वो कब एनपीए कहलाता है? इसमें 90 डेज वाला रूल नहीं है, इसके अंदर अलग पॉलिसी बता रखी है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रॉप्स तुम जानते हो, वो अगर बचपन में पढ़ी होगी, रबी खरीफ ऐसा कुछ होता था शायद। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रॉप्स दो तरह की फसल होती है। तो अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स के लिए लोन लिया है उन्होंने, तो एनपीए तब मानेंगे जब 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए, 2 क्रॉप सीजन से ओवरड्यू हो जाए। और लॉन्ग टर्म के अंदर केवल एक क्रॉप सीजन भी अगर ओवरड्यू हो गया, एक क्रॉप सीजन निपट गया और उसके बाद भी उसने पैसा नहीं दिया, तो उसको एनपीए मान लेंगे। ऑडिट ऑफ एडवांस, एडवांस की ऑडिट कैसे करनी है? सी, बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट दिख रहा है एडवांस का, बैलेंस शीट है, बैंक की जो बैलेंस शीट होती है, ये जो बैंक की बैलेंस शीट अपन बनाते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी है एक तरफ असेट है। तो बैंक ने जो एडवांस दे रखा है वो तो असेट में आएगा ना, बैंक के लिए तो असेट है वो एडवांस, ठीक है ना। तो बैंक ने जो एडवांस दे रखा है वो अपन देखेंगे कि ये वहां पे बैंक ने दे रखा है भाई 5 बिलियन का एडवांस दे रखा है, 5 बिलियन का एडवांस दे रखा है। आपको देख के लगेगा यार बैंक ने बैलेंस शीट में एडवांस दे रखा है, वो पूरा है ना, वो पूरा तो है। वो सारा का सारा जो भी पूरा है वो पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू टू बैंक ही है ना, अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक तो नहीं है ना भाई, सारा का सारा अमाउंट ड्यू टू बैंक ही है ना, तभी एसेट में आएगा। अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक हो गया तो लाइबिलिटी में आ जाएगा फ्रॉम वाला। तो सो जितना भी बैलेंस शीट में दे रखा है वो पूरा तो है ना, एंड पूरा दे रखा है जो भी पूरा है, मतलब तो वो अमाउंट ड्यू टू बैंक ही है ना पूरा का पूरा।
यार मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा, मैं इसकी सपोर्टिंग देखूंगा, मुझे नहीं लग रहा यार 5 बिलियन का हो सकता है। वो पूरा तो दिख रहा है यहाँ पे तो पूरा, पर यार मुझे नहीं लग रहा कि इतना हो सकता है अमाउंट ड्यू टू बैंक। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सपोर्टिंग देखूंगा, फिर बाद में मुझे पता पड़ेगा अरे इसके अंदर कुछ तो बैड डेट इन द सेंस यहाँ पे एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुके हैं तो उसका प्रोविजन बनाओ, कुछ तो बैड डेट मतलब एनपीए हो चुके हैं उसका प्रोविजन बनाओ। बैलेंस शीट खोलूंगा, बैलेंस शीट में 5 बिलियन का एडवांस लगा, क्योंकि यार इतना बड़ा तो पूरा ये दे रखा है, पूरा का पूरा 5 लाख दे रखा है, मतलब सारा का सारा अनरिकॉर्डेड है, मतलब कोई अनरिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है, 5 बिलियन उन्होंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड करा हुआ है। तो ये पूरा अमाउंट ड्यू टू बैंक की है ना, अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक तो नहीं है। अब 5 बिलियन मुझे लग तो नहीं रहा है, मुझे इसकी सपोर्टिंग देखनी पड़ेगी, सपोर्टिंग देखने के बाद पता पड़ेगा भाई ये तो बहुत कब से ओवरड्यू चल रहा है, इसके लिए तो एनपीए दिखाना पड़ेगा, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले बैलेंस शीट देखूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा पूरा तो है ना, पूरा तो है ना, पूरा मतलब कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं है, एंड ये पूरा का पूरा अमाउंट ड्यू टू बैंक है ना, अमाउंट ड्यू फ्रॉम बैंक तो नहीं है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा 5 बिलियन का हो सकता है। तो उसकी मैं सपोर्टिंग देखूंगा, सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स, एंड उसके बाद जब मैं लोन डॉक्यूमेंट्स देखूंगा तब उसके बाद मुझे पता पड़ेगा कि ये तो बहुत पुराना है, इसके लिए तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा, एनपीए जैसा हो गया ये। सो अमाउंट इंक्लूड हो रहा है बैलेंस शीट में एज एट बैलेंस शीट डेट, वो मुझे चेक करना पड़ेगा, और कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं हो एडवांस, वो भी चेक करना पड़ेगा। एडवांस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बैंक, सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रोविजन बनाना पड़ेगा अगर कोई भी आरबीआई की नॉर्म्स वगैरह के हिसाब से, और डिस्क्लोज क्लासीफाई अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह के हिसाब से होना चाहिए, डिस्क्लोज क्लासिफिकेशन वगैरह। ऑडिट ऑफ एडवांस के अंदर अब इंटरनल कंट्रोल कैसे इवेल्युएट करते हैं, अभी तो अपने पढ़ा ऑडिट ऑफ एडवांस की एक तरह से उसका सब्सटेंटिव प्रोसेसर टाइप। अब यहाँ पे कि इंटरनल कंट्रोल कैसे इवेल्युएट करोगे तुम ऑडिट ऑफ एडवांस के अंदर। मैं एक बार यूको बैंक के अंदर गया था, यूको बैंक का इंटरनल कंट्रोल इतना अच्छा लगा कि मैं उसका दास हो गया, यूको बैंक का इंटरनल कंट्रोल इतना अच्छा लगा कि मैं यूको बैंक का दास हो गया। मैं एक बार यूको बैंक में गया था, यूको बैंक का इंटरनल कंट्रोल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसका दास हो गया। तो दास ऑफ यूको बैंक, दास यूको बैंक, यूको दास, मेरे को यूको बैंक में गया था, यूको बैंक का इंटरनल कंट्रोल मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वहां का दास हो गया। तो दास यूको बैंक, DAS यूको, यू वाला हटा देना, यहाँ पे यू कहीं पे भी नहीं है, दास यूको, दास यूको, ठीक है। DAS, नेसेसरी लोन डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करने पड़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल मतलब नेसेसरी लोन डॉक्यूमेंट अपन को देखने पड़ेंगे कि बैंक का इंटरनल कंट्रोल सही है नहीं है, वो चीज मुझे इवेल्युएट करने के लिए। चेकिंग आउट अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर भी मुझे लगाना पड़ेगा, लोन डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, एस से सिक्योरिटी मुझे भी देखनी पड़ेगी, जो बैंक ने सिक्योरिटी ली है, लोन देते वक्त सिक्योरिटी तो लेंगे ना, जैसे उधार में फ्री में तो लोन नहीं दे देंगे, ठीक है ना। तो एग्जिस्ट करती है सिक्योरिटी, वैल्यूएशन क्या है सिक्योरिटी का, वो सब चीज मुझे चेक करनी पड़ेगी। चेकिंग कंप्लायंस विद द आरबीआई नॉर्म, आरबीआई की नॉर्म से क्लासिफाई जो कंप्लायंस तो कर रहा है ना बैंक, क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग सारे के सारे जितने भी आरबीआई के नॉर्म से लोन को लेके कि क्लासिफाई इसको शॉर्ट टर्म में करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, पे करना है, क्या करना है, प्रोविजन कितना बनाना, सारा क्लासिफिकेशन तो कर रहा है ना, सारा प्रॉपर है, सारा कंप्लायंस। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट अभी तक ऑपरेट ही है ना, कोई भी ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसने ओवर ड्यू कर लिया, कि इतना तो ये 5 लाख की सीसी लिमिट दे रखी थी, इसने 10 लाख ओवर ड्यू कर लिया, ऐसा कुछ तो नहीं दे रखा ना, वो सारी चीज देखनी पड़ेगी। दास ऑफ यूको बैंक, डी से डॉक्यूमेंटेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसेसर, साथ बोलो भाई ऐसे याद ना होना वरना। तो डी से डॉक्यूमेंटेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसेसर, एस से सिक्योरिटी, दास, डी से डॉक्यूमेंटेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसेसर, एस से सिक्योरिटी, ये तो हो गया दास। यूको बैंक, यूको, यू तो कुछ है ही नहीं, सी से कंप्लायंस, ओ से ऑपरेशन, सी से कंप्लायंस, ओ से ऑपरेशन, सी से कंप्लायंस, ओ से ऑपरेशन। नीचे इंटरेस्ट एक्सपेंस की ऑडिट कैसे करोगे तुम भाई, इंटरेस्ट बैंक के जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, तुमने सेविंग बैंक की आप में रुपए ला रखे, एफडी करा रखी है, तो बैंक को इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा, बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा, तो उसकी तुम ऑडिट कैसे करोगे। तो एक तो परफॉर्मेंस, दो तरह के जो प्रोसेसर होते हैं तुमको वापस बता ही देता हूँ, चलो एक बार फटाफट शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा। एक तो तुमको पता होगा टीओसी होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर अब इसके अंदर दो होते हैं, अगर तुमको ना पता हो तो, इतना डीप में भी नहीं जाते हैं मेरे को लग रहा है, तुमको नॉर्मल पता है ना, एक टीओसी होता है, फिर एसएपी होता है, टीओडी भी होता है, ये सब चीज तुमको पता है ना, फिर टीओडी के अंदर भी वापस एसएफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर होता है, फर्दर एनालिटिकल प्रोसेसर होता है, ये सारी चीज तुमको पता है नहीं है, नहीं पता है तो डिटेल लेक्चर देखो फिर। तो अब इसके अभी अपन रिवीजन पे है ना, तो अपन को क्या करना है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर, यहाँ पे अपन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसेसर, फर्दर एनालिटिकल प्रोसेसर, तो ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर एक तरीके से, ये एक तो ये होता है, मतलब इसका टीओडी, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर को भी टीओडी मानो, और एक होता है ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर अपन करते हैं, ये टीओडी करते हैं, तो दो तरह के प्रोसेसर लगेंगे अपन,
तो एनालिटिकल प्रोसेसर अगर तुम्हें पढ़ा हो तो एनालिटिकल प्रोसेसर के अंदर होता है कंपैरिजन करना किसी भी डाटा से। इस बार की इंटरेस्ट रेट इतनी है, पिछली बार की इंटरेस्ट रेट इतनी थी और इस बार 4% है, मेरे को एस्टिमेट हो रहा है 5% होगा, इस बार ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, पिछली बार ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख था, मतलब किसी चीज से कंपेयर करते हैं अपन फाइनेंशियल डाटा को। तो अपन फाइनेंशियल डाटा इंटरेस्ट के अंदर अपन कंपेयर करेंगे डाटा को, मंथली कंपेयर करेंगे, क्वार्टरली कंपेयर करेंगे, मंथली कंपेयर करेंगे, क्वार्टरली कंपेयर करेंगे, ईयरली कंपेयर करेंगे, मंथली क्वार्टरली ईयरली, मंथली क्वार्टरली ईयरली, मंथली क्वार्टरली ईयरली, मंथली क्वार्टरली ईयरली। सबसे पहले तो इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट कर लो सैंपल बेसिस पे, फिर जो भी इंटरेस्ट है इंटरेस्ट को मंथली कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे, ईयरली कैलकुलेट करके फिर कंपेयर करेंगे। मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट कोड का एनालिसिस करेंगे, पिछली मंथ का इतना था, इस बार इंटरेस्ट कोड इतनी है, पिछली बार उसके बाद इंटरेस्ट कोड इतनी हो गई मंथली मंथली। क्वार्टरली वेटेड एवरेज जो रेट निकलेगी उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल एवरेज इंटरेस्ट रेट से, कंपेयर करेंगे एक्चुअल एवरेज कॉस्ट को एक्सपेंस विद द प्रीवियस ईयर, एक्चुअल जो एवरेज रेट है उसको एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। टीओडी ऑन सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के अंदर अब टीओडी कैसे करेंगे? पहले तो एक बहुत नॉर्मल बात है कि जो भी इंटरेस्ट दे रहा है तो अपन पहले देखेंगे कि पॉलिसी में जितना लिखा था उतना ही दे रहा है ना, पॉलिसी में लिखा है एफडी के अंदर 5% दे, 5% दे रहा है, वो सब चीज नॉर्मल देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी डिपॉजिट सब पे इंटरेस्ट पे करे, वो सब रिकॉग्नाइज कर लिए इन्होंने। तो अब ये सोचना है कि इंटरेस्ट किस किस पे देते हैं। अपने एनालिटिकल प्रोसेसर में देखा कि सबसे कंपेयर करना है, कंपेयर मंथली क्वार्टरली ईयरली, मंथली क्वार्टरली ईयरली, बहुत नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे कि इंटरेस्ट कि तुम सोचो कि बैंक किस किस चीज किन किन जनों को इंटरेस्ट देती है, किन किन चीजों पे देती है। सेविंग बैंक पे देती है, एफडी पे देती है, इंटर कंपनी कोई डिपॉजिट है, आरबीआई वगैरह से डिपॉजिट है उस पे देती है, कोई अमाउंट ओवर ड्यू हो जाता है उस पे भी देना होता है। ठीक है, सेम वही चीज है। एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग बैंक पे मिलता है, इंटर ब्रांच पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ओवरड्यू मैच्योर टाइम पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो एफडी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट मेंशन है एफडी सर्टिफिकेट पे उतने पे मिल रहा है, सेविंग बैंक के अंदर जो रूल बना रखे उस हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटर बैंक ब्रांच में जो हेड ऑफिस ने बोल रखा है हेड ऑफिस के हिसाब से मिल रहा है, ओवरड्यू मैच्योर टर्म डिपॉजिट होती है उस पर भी एस्टिमेशन कर लो कि इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रोविजन बना लो। एफडी सेविंग, एफडी पे भी मिलता है इंटरेस्ट, सेविंग बैंक पे भी मिलता है, इंटर बैंक जो होता है डिपॉजिट, इंटर ब्रांच वगैरह उस पर भी मिलता है, फिर बाकी जो ओवरड्यू मैच्योर हो जाती है उस पर भी मिलता है। कौन कौन से सिक्योरिटीज बैंक को अपन देके लोन ले सकते हैं? बहुत नॉर्मल है, कोई ट्रिक नहीं बनाई है मैंने इसके लिए, आप पहले लिख दिया है। तुम सोचो तुमको कभी पर्सनल लोन लेने जाना है, तुम क्या क्या चीजें ले रखे देखो, बहुत नॉर्मल, तुम्हारे पास जो भी असेट है, असेट कुछ भी देके लोन लेके आ जाओ बैंक से। फिक्स असेट कुछ भी हो सकती है, घर प्रॉपर्टी वगैरह हो सकता है, तुम्हारे पास शेयर सिक्योरिटी पड़ी है वो दे दो, तुम्हारी एलआईसी पॉलिसी वो दे दो, तुम्हारे पास स्टॉक वगैरह पड़ा है वो दे दो। अपन ऊपर एग्रीकल्चर एडवांस पड़ा था अपन ने, एग्रीकल्चर एडवांस किस पे देते? क्रॉप्स पे देते, क्रॉप्स उनको दे दो, एग्रीकल्चर की चीजें दे दो, कुछ भी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कुछ भी, सब कुछ। इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स असेट, स्टॉक, गोल्ड, एलआईसी, स्टॉक डेटर, प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर वाला बोला था, गारंटर पर्सनल वाला, थर्ड पार्टी गारंटी, बैंक जनरल लीन करता है बैंक, तुमको पता नहीं हो तो चलो छोड़ो, कुछ भी 4-5 याद कर लो। ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये हो सकते हैं लाइक स्टेशनरी एक्सपेंस, तुम मानो बैंक के स्टेशनरी एक्सपेंसेस कुछ भी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लो, जो भी बैंक ऑपरेट करने के लिए। तो यार एक तुमको देखना पड़ेगा कि स्टेशनरी एक्सपेंस वगैरह जो छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीजें होती है ना, इनमें फ्रॉड होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लाइक तुम आर्टिकल ऑफिस के, तुम, मुझे पता है कि तुमको कभी प्रिंट आउट निकालने होते हैं, तो तुम प्रिंट आउट, मुझे पता है अभी तुम मेरी बुक का भी निकालोगे, नोट्स का भी निकालोगे प्रिंट आउट, ये नोट्स पूरे फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तुम वहां से लेके लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक में दे रहा हूँ। तो तुमको ये जो नोट्स के प्रिंट आउट भी निकालोगे ना, तुम रुपए लगा के तो नहीं निकालने वाले, मुझे पूरा भरोसा है। तुम जाओगे अपने ऑफिस के अंदर जब अपने जो भी सर वगैरह है, जो भी नहीं होंगे, बिग फोर पे कर रहे हो तो कहीं पे फटाफट कंट्रोल पे मार लोगे, जहाँ पे भी ऑफिस के अंदर से तुम उठाओगे। तो स्टेशनरी एक्सपेंस तुम जैसे लोगों की वजह से बढ़ रहा है बेचारे सीए का, तो वो अब ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत बढ़ रहे हैं, तो अपन को ऑडिट करनी है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस, छोटे छोटे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लोग फ्रॉड वगैरह ज्यादा करते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते, घर पे चीजें उठा के ले जाते हैं, तुम ऑफिस से पेन उठा के लिया तो चिंदी चिंदी ऐसी हरकतें करते हो, तो वो वाली चीजें। तो यार मेरे को एज एन ऑडिटर लग रहा है कि यार पिछली बार तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना था, इस बार एकदम से ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ क्यों गया है? मुझे लगता है कि सपोर्टिंग देखनी पड़ेगी, हो सकता है वाउचर वगैरह देखने पड़े, क्योंकि हो सकता है कोई फ्रॉड वाले कर रहे हो कि असली के अंदर इतना ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ ही नहीं हो, एम्प्लॉय ने जेब में पैसा डाल लिया, बोल दिया एक्सपेंस हो गया। तो मुझे टीओसी टीओडी भी करना पड़ेगा, मुझे एक तो पिछले साल से कंपेयर करना पड़ेगा, पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो यार मुझे लग रहा है कि एक्सपेंस ज्यादा हुआ, तो मुझे इसके पीछे की सपोर्टिंग एक्सपेंस की वो देखना पड़ेगा, साथ में टीओसी टीओडी भी करना पड़ेगा। भाई सारे ऑडिट प्रोसेस लगा उस पर टीओडी टीओडी भी करो। तो मैंने पिछले साल से कंपेयर करा, पिछले साल से कंपेयर मतलब ट्रेंड मैंने कंपेयर करा, ट्रेंड कि पिछले साल ज्यादा आइटम में क्या डिफरेंस आया, तो उसके मुझे देखा कि ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो वाउचर मुझे चेक करने पड़ेंगे, उसके एग्जामिन करने पड़ेंगे। फिर टीओसी टीओडी भी करना पड़ेगा, टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो होता है कंट्रोल वाला, टीओडी के अंदर जो मैंने तुमको बताया था सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वाला जो होता है वो वाला।
तो टीओसी टीओडी भी करना पड़ेगा। टीओडी से सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर, ऊपर भी मैंने समझाया था, ये उसी को डिनोट करेगा। अभी यहाँ पे तो यही समझो तुम अभी। तो इंटरनल कंट्रोल मुझे चेक करना पड़ेगा कि सारा एक्सपेंस ऑथोराइज होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर चेक करना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंस है वो रीजनेबल हो, और टोटल एक्सपेंस का रेशियो निकालना पड़ेगा हर एक्सपेंस के कंपेरिजन में, कि कौन सा एक्सपेंस कितना परसेंट है, टोटल एक्सपेंस इतना है, उसमें स्टेशनरी ही 50% है, 50% है। तो इस पे अपन को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले साल से मैंने ट्रेंड देखा, फिर उसका मुझे सपोर्टिंग मैंने चेक करी, वॉचिंग वगैरह करा, और उसमें सारे टीओसी टीओडी लगा दिए मैंने। एक्सप्लेन व्हाट वुड द ऑडिटर स्टेट इन हिज रिपोर्ट। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें बताएगा। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ये चीजें बताएगा, सारी चीजें बताएगा, सारी चीजें, चाहे जितनी भी ब्रांच की चीजें भी बताएगा। ब्रांच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, ब्रांच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, तो सारी ट्रांजेक्शन डाटा मंगाओ, बैलेंस शीट पीएनएल मंगाओ, मतलब सारी इंफॉर्मेशन मंगाओ, सारे ट्रांजेक्शन मंगाओ, ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट पीएनएल बने वो भी मंगाओ, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन मंगा लो ब्रांच से एक रिटर्न बना के। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मंगा लो ब्रांच से एक रिटर्न बनवा के। एक रिटर्न ब्रांच हर बार सबमिट करती है, वैसे असली के अंदर भी होता है कि ब्रांच एक रिटर्न सबमिट करती है हेड ऑफिसर्स को। सो ब्रांच में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, उन ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट पीएनएल भी बना है, ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट पीएनएल भी बना है, वो सब मंगा लो, मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन मंगा लो। उनका मतलब एक रिटर्न पूरा का पूरा मंगा लो। ब्रांच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट पीएनएल मंगा है, वो सब मंगा लो, मतलब सारी की सारी और इंफॉर्मेशन मंगा लो। और तो मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन मंगाओगे कैसे, ब्रांच एक रिटर्न भेजेगी ब्रांच, उससे मिलेगा तुमको वो सारी इंफॉर्मेशन। तो जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन मंगा लो। ट्रांजेक्शन मंगा, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है ब्रांच से, वो मतलब सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा तुमको। ब्रांच से तुमको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मंगानी पड़ेगी, जो भी ट्रांजेक्शन हुए, ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट पीएनएल हुए, ट्रांजेक्शन से बैलेंस शीट पीएनएल मंगे, वो भी मंगाने पड़ेंगे। जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मंगा लो एक रिटर्न की फॉर्म में। रिटर्न और ब्रांच वाला एक ही तो पॉइंट है, ठीक है ना। तो अपन को ब्रांच से एक रिटर्न मंगाना पड़ेगा सारी ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन से जो बैलेंस शीट पीएनएल बना वो भी सारी इंफॉर्मेशन का मंगाना पड़ेगा। सो अपन को क्या चेक करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो विद इन द पावर ऑफ कंपनी थे। रिटर्न रिसीव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ब्रांचेस, मैंने जो भी रिटर्न रिसीव करे थे ब्रांचेस से, उनको मैंने कैसे डील करा है एज एन ऑडिटर। मेरे को बताना पड़ेगा कि बैलेंस शीट थ्रू एंड फेयर तो है ना, पीएनएल थ्रू तो है ना, इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मुझे जो भी चाहिए थी वो सारी मिल गई और सारी सेटिस्फैक्ट्री है। और कोई भी अदर मैटर जो मुझे लगता है कि शेयर होल्डर को बताना चाहिए, वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो नीचे। एडिशनल रिपोर्टिंग अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो मुझे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी, उसके अलावा मुझे कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स और इशू करने पड़ते हैं। बैंक ऑडिट के अंदर एक तो ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा मुझे कुछ कुछ सर्टिफिकेट्स और इशू करने पड़ते हैं अलग अलग तरीके के। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, रटाफिकेशन चल रहा है। तो वो कौन कौन से इशू होते हैं, एज सच मैंने कुछ ज्यादा इसके कोई ट्रिक बनाई नहीं है, क्योंकि ये बहुत देखने से ही याद होने वाला है। जबरदस्ती की ट्रिक बना के बर्डन पता है ट्रिक को याद करने का भी, तो ये बहुत नॉर्मल है। एक तो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करते हैं, उसके अलावा कौन कौन से सर्टिफिकेशन उसको देने पड़ते हैं। आईसीएफआर का देना पड़ता है, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आईसीएफआर, एलएफआर, एसएलआर, ये तीन तो आरआर वाले हैं। ये तीन तो क्या हो गए, आरआरआर, 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 वो मूवी वाला आरआरआर। ये तीन तो हो गए आरआर वाले। आईसीएफआर, एसएलआर और एलएफआर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है ये। और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तुमने पढ़ा होगा ऑलरेडी। आईसीएफआर, एलएफएआर, एसएलआर, ये तीन तो क्या हो गया, आईसीएफआर, एलएफएआर, एसएलआर, आईसीएफआर, एलएफएआर और एसएलआर, आईसीएफआर, एलएफएआर और एसएलआर, ये तीन तो तुमको याद हो ही गए होंगे। उसके बाद है दो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन, दो है आरबीआई की इंस्ट्रक्शन, वो तीन तो हो गए आरआरआर। फिर उसके बाद एक और चौथा आर के अंदर है आरबीआई, चौथा आर के अंदर है आरबीआई। आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, वो सारा फॉलो होना चाहिए। जैसे ट्रेजरी ऑपरेशन होना चाहिए, वो भी आरबीआई की गाइडेंस के हिसाब से ही होना चाहिए। आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शन इशू करे, जो भी इनकम रिकॉग्निशन करनी है, इनकम रिकॉग्नाइज करनी है, एसेट को कैसे क्लासिफाई करना है, कितना प्रोविजन बनाना है, सब गाइडलाइन आईसीए ने दे रखी है, उस हिसाब से ही सब कुछ करना है। तो तीन आर ऊपर क्या पे, एलएफएआर, आईसीएफआर, एसएलआर। चौथे आर के अंदर आ गया यहाँ पे कि आरबीआई ने जो भी कंप्लायंस के लिए बोला, ट्रेजरी ऑपरेशन, असेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इनकम रिकॉग्नाइजेशन, सब आरबीआई के हिसाब से करनी है। तो 5 पॉइंट अपने हो गए, 5 पॉइंट याद कर लो, काफी है। 5-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 1 पॉइंट के 1 मार्क्स होते हैं। अभी बाकी के 2-3 पढ़ लो। कोई भी सीरियस इरेगुलरिटी हुई है तो वो उसके लिए अपन को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और कुछ भी रिकमेंडेशन दिया है, गॉश कमेटी ने कोई भी रिकमेंडेशन दिया है रिलेटिंग टू फ्रॉड माल प्रैक्टिसेस, वो भी फॉलो करना पड़ेगा।
क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सब एडवर्स तो नहीं है ना, कोई भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब कितना बैंक के पास असली के अंदर डिपॉजिट है और कितना बैंक ने लैंडिंग कर रखी है, वो होता है उनका रेशियो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। कम होता है उतना अच्छा होता है। तो ये हो गया तुम्हारा आर, 4 आर हो गए, 4 आर से 5 पॉइंट बन गए। ठीक है, तो अपने ये टॉपिक कंप्लीट, ऑडिट ऑफ बैंक सारे इंपॉर्टेंट अपन ने कवर कर लिए। मतलब मेरा मेन पर्पस रट्टाफिकेशन का था, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे रटवा दिए। अदर देन रटने वाले के अलावा जो भी टॉपिक बचे हैं वो तुम क्या करना, एक बार आईसीआई की मॉड्यूल उठाना, आईसीआई की मॉड्यूल से फटाफट गो थ्रू कर लेना। ये नहीं बोल रहा हूँ उनको रट्टा मारो, रटाने वाला मैं सब या कवर कर दूँ, मैक्सिमम मेहनत 90% में खत्म कर चुका हूँ। 10% तुमको एक बार आरबीआई मॉड्यूल उठाना है आईसीआई का, एक बार का रीड कर लेना है ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ताकि केस सिनेरियो या फिर एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वगैरह है तो वो अपने दिमाग में फटाफट आ जाए, वो अपन सॉल्व कर ले इजीली। तो एक बार रीडिंग कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना बस, ये बाकी रटना मत, उनको रटने के लिए काफी हो जाएगा। ठीक है, बाकी टिल नेक्स्ट लेक्चर टाटा बाय बाय सी यू। ये पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय।